Assalamualaikum everyone. Today's topic is merger and acquisition. एक वो बेसिक रूटीन प्रोसेस है जो हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं. In first revision class we have covered foreign currency risk management. In second revision class we have covered trusted risk management. In third revision class we have covered restructuring. And today is fourth day and we will cover merger and acquisition. We will revise knowledge checklists, examples of requirements, common mistakes, and how to score maximum marks. In knowledge checklist, topics are mainly types of merger, अच्छा ऐसा नहीं है कि टाइप्स ऑफ मर्जर टेस्ट होगा एग्जाम में आपसे पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर ऐसे ही मतलब लिख दिया मैंने बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पेसिफिकली क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अंदर रीजन फॉर एक्विजिशन क्यों कर रहे हैं भैया एक्विजिशन आप दूसरी कंपनी को क्यों एक्वायर कर रहे हैं नंबर वन रीजन टू एक्वायर another company is synergy. दूसरी कंपनी को एक्वायर करने की जो सबसे प्राइम रीजन होती है दैट इज synergy benefits. तो आपको synergy benefits पता होने चाहिए कि what are the different types of synergies. फिर why acquisition fail ये क्वेश्चन टेस्ट हुआ हुआ है डिफरेंट वेज के अंदर एक्विजिशन क्यों फेल हो जाती है फिर डिफेंसेस टू टेक ओवर मर्जर एंड एक्विजिशन के आपके जो डिफेंसेस हैं एक्विजिशन के मर्जर के वो डिफेंसेस क्या होंगे प्री ऑफर पोस्ट ऑफर बोथ आर इंपॉर्टेंट लेकिन वो प्री ऑफर और पोस्ट ऑफर से टेस्ट नहीं करेगा वो नेम से टेस्ट करता है अक्सर और एक दो क्वेश्चन में उसने क्राउन ज्वेल डिफेंस पूछा भी हुआ है मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग मर्जर कैश ऑफर बॉन्ड ऑफर एंड शेयर ऑफर ये इंपॉर्टेंट है मिक्स ऑफर है आपको इनकी डिस्कशन आनी चाहिए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश ऑफर व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश ऑफर what are the advantages of share offer what are the disadvantages of share offer ये चीजें ये नॉलेज आपको होना चाहिए की एस्पेक्ट्स ऑफ टेक ओवर रेगुलेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछता है एग्जामिनर विल स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्क यू कि मैंडेटरी बिड रूल क्या है ठीक है उसके अलावा आपसे पूछ सकता है जो की एस्पेक्ट्स ऑफ टेक ओवर रेगुलेशन में और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेम देके पूछेगा कि ये हेडिंग है मुझे बताइए सर सिग्रा का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इन प्रैक्टिस क्लास उसके सेकंड पार्ट के अंदर उसने ये चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ था मैंडेटरी बिड रूल और अदर चीजें थी अब P4 के अंदर AFM के अंदर इफ एग्जामिनर इज आस्किंग स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी तो इट कैन बी अ ब्लेसिंग फॉर यू ब्लेसिंग भी हो सकती है और ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ ठीक है तो ये चीज देख लीजिएगा नॉलेज चेकलिस्ट में फिर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में दीज मेथड्स आर नॉर्मली यूज ये मैंने सारा पूरा स्केच खींच दिया कौन कौन से ज्यादा यूज होंगे मैं वो भी बता देता हूं सबसे पहले जी डिफरेंट वैल्यूएशन मॉडल है फ्री कैश टू फर्म एंड फ्री कैश टू इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ग्रिप होनी चाहिए और इसके अंदर एग्जामिनर के पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है कि आपको वो डिफरेंट तरीके से ट्रैप करे वो एक दो तरीके हैं बट आपने नॉलेज अपना जो आपने सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करना है पीबीआईटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट you have to remember this if PBDIT is given firstly deduct the depreciation calculate PBIT और फिर आगे क्वेश्चन करो वोगल कंपनी में टेस्ट हुआ हुआ कंबाइंड कंपनी वैल्यू टेस्ट करता है अब कंबाइंड कंपनी वैल्यू मैंने लिखा तो है यहां पर लेकिन कंपनी वैल्यू कैलकुलेशन के 4 मेथड्स हैं वैल्यूएशन बेस्ड ऑन एपीवी है देख लीजिएगा टेस्ट नहीं हुआ है सच और होने के चांसेस भी कम है सीआईवी मॉडल एक ही क्वेश्चन नहीं हुआ पी रेशियो प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो ये बहुत टेस्ट हुई हुई है प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो टेस्ट हुई हुई नहारा में
कैश फ्लो मल्टीपल, इन दो क्वेश्चन में टेस्ट हुई हुई है। सेलरॉन के नेम से एक क्वेश्चन है, दोनों की डिस्कशन अवेलेबल है, ठीक है। पी रेशियो अर्निंग मल्टीपल के नेम से टेस्ट करता है। अर्निंग यील्ड लिख तो दिया है, लेकिन अर्निंग यील्ड और पी रेशियो एक ही बात है। पी रेशियो प्राइस ओवर अर्निंग है, अर्निंग यील्ड रेसिप्रोकल है, उसका अपोजिट है। मेथड ऑफ फाइनेंसिंग मर्जर में ये इंपॉर्टेंट है, शेयर फॉर शेयर, कैश ऑफर, बॉन्ड ऑफर, बिक्स ऑफर। जिसका शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया हुआ, आपने वो यूज करना है। फिर से बता देता हूं क्या है। आपने प्री मर्जर इंफॉर्मेशन लिखनी है, आपने पोस्ट मर्जर इंफॉर्मेशन लिखनी है और कैलकुलेशन करनी है। प्री मर्जर इंफॉर्मेशन, कंपनी के नेम लिखने, टारगेट कंपनी। आई एम यूजिंग वर्ड एक्वायरर एंड टारगेट, आपने एक्चुअली नाम लिख देने हैं उसके। अच्छा, फिर यहां पर लिखना है शेयर्स, फिर यहां लिखनी है मार्केट वैल्यू पर शेयर, फिर यहां लिखनी है टोटल मार्केट वैल्यू। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये गिवन होगी, ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सेम इंफॉर्मेशन यहां कॉपी करनी है, शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर, टोटल मार्केट वैल्यू। ये कंबाइंड वैल्यू निकालेंगे, यहां लिख देंगे। ये शेयर्स वैसे का वैसे आ जाएगा। अब बाकी इसको फिल करना है आपने, वो हमने क्लास में सीखा हुआ है। फिर ये वाले कॉलम का और ये वाले कॉलम का डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिनर्जी आ जाएगी। सिनर्जी को हम गेन भी कह सकते हैं। फिर इसको डिवाइड कर देंगे इस कॉलम के ऊपर, तो आपके पास परसेंटेज गेन आ जाएगा। तो आप एंड पे, लेट्स से टुमारो इज द एग्जाम डेट, और आज आपने रिवीजन करनी है, तो मेथड ऑफ फाइनेंसिंग मर्जर रिवाइज करके जाने हैं, प्लस फ्री कैश फ्लो रिवाइज करके जाने। अजान सुन लें प्लीज। अच्छा, वैसे आप वो जो इसके अलावा दूसरा जो मेथड है इंडिविजुअल बेसिस पे, अगर आप वो यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बट ये जरा क्विक मेथड है, इससे जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। और ये जो सामने कॉलम बना के करना है ना, अगर एक्वायरर और टारगेट दोनों का गेन पूछा हुआ है तो ये ज्यादा बेस्ट अप्रोच है, तो आप इसी से करना। लेकिन अगर सिर्फ उसने टारगेट कंपनी का गेन पूछ लिया है, फिर आप बेशक सेपरेटली भी कर लेंगे, मसला नहीं है उसको, ठीक है। जैसे आप कैश ऑफर पूछ लिया है, सिर्फ टारगेट कंपनी का कैश ऑफर पूछा हुआ है, तो ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी इज ₹10 या $10 एंड यू आर ऑफरिंग $12 कैश, तो 2 का गेन आ जाएगा। उसमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन स्पेसिफिकली कब करनी है, जब दोनों कंपनी का गेन लॉस पूछा होगा, काम भी तब आएगी ना। वरना आप सारी बड़ी कैलकुलेशन कर लेंगे और सिर्फ टारगेट का भी निकल सकता है इससे, लेकिन मसला क्या होगा, आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। वो कैलकुलेशन आप सिंपल वे में ज्यादा जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉमन रिक्वायरमेंट्स देखें। अब ये कुछ क्वेश्चन से मैंने कॉपी किया हुआ है जी। बी सेकंड देखिएगा, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अपोको एंड टाइको बिफोर द एक्विजिशन एंड एंड ऑफ द कंबाइंड कंपनी आफ्टर द एक्विजिशन। इंडिविजुअल कंपनी की वैल्यू भी पूछी हुई है, कंबाइंड कंपनी की वैल्यू भी पूछी हुई है। अब कंबाइंड कंपनी की वैल्यू किस मेथड से होगी, फ्री कैश फ्लो, यहाँ पर क्या होगा अर्निंग मेथड, यहाँ क्या होगा एफसीएफई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा टोटल एनर्जी गिवन होगी। Estimate the percentage gain in value for each Apollo company share and Thai company share under each of the cash, share for share and mix offer. इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये दोनों के लिए पूछा हुआ है, तो ये पिछले वाला टेबल बन सकता है यहाँ, बल्कि ज्यादा जल्दी बन जाएगा, जल्दी कैलकुलेशन करोगे। Evaluate the likely reaction of company, Apollo company and Thai company share. This is very important. Once you have calculated the gain loss of both target and acquirer, उसके बाद आपको डिस्कस करना आना चाहिए कि डिस्कस किस तरह से करना। और डिस्कशन को इतनी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान डिस्कशन है। लेट्स से एक कंपनी का गेन आ रहा है, स्पेशली टारगेट कंपनी का गेन आ रहा है कैश ऑफर में 7% एंड शेयर फॉर शेयर ऑफर में 20% आ रहा है। यू विल स्टार्ट योर डिस्कशन फ्रॉम द कैश ऑफर। आप बताएंगे कि फॉर द टारगेट कंपनी कैश ऑफर इज कह लें कि मोर सिक्योर,
क्यों? क्योंकि कैश पे कंफर्म गेन है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। लेकिन गेन का मसला क्या है? गेन कम है। एक तो कंफर्म गेन है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, कंपनी को प्रेफरेबली कैश ऑफर चूज करना चाहिए, बट इन दिस सिनेरियो कंपनी विल नॉट चूज द कैश ऑफर बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन रीजन गेन कम है, और दूसरा कैपिटल गेन, इमीडिएट कैपिटल गेन टैक्स पड़ जाएगा। अच्छा, किसकी तरफ जाएंगे? शेयर ऑफर की तरफ। शेयर ऑफर लुक्रेटिव है, 20% गेन है, ये मैं अपनी तरफ से बताइए एग्जांपल। शेयर ऑफर में 20% गेन है, लुक्रेटिव है, और कंपनी को प्रेफरेबली शेयर ऑफर चूज करनी चाहिए इफ कंपनी बिलीव्स ऑन द एस्टिमेशन, if company believes that this market value will prevail in future, yeah, if this company will select the share for share offer if in future, if after the acquisition company is able to get this market value या able to ये market value prevail कर जाती है। अगर आपको कैल्शियम में बिलीव नहीं है, सिनर्जी में बिलीव नहीं है, तो फिर चुप करके कौन सी ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए? कैश ऑफर। देखें, याद रखिएगा, हमेशा ज्यादा गेन की तरफ जाना है अगर आपको यकीन हो वो गेन क्या है, मिल सकता है। अगर गेन ऐसा है कि सर वो गेन मिलने पे बहुत ज्यादा भी मिल सकता है और हो सकता है बिल्कुल ही जीरो हो जाए, तब नहीं काम करना। ठीक है, मतलब मैं आपको बताऊं, हम जो है ना, हम जो पूरा एएफएम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। रिस्क अवर्स इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं कि रिस्क लेना नहीं है। रिस्क अवर्स इन्वेस्टर का मतलब होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो रिस्क तभी लेगा जब उसके बदले क्या मिल रहा होगा? रिटर्न, वरना वो रिस्क नहीं लेगा। एक होता है जो रिस्क अवॉइड करता है, उसका मतलब रिस्क लेना ही नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। एक होता है रिस्क सीकर, जो बिला वजह रिस्क लेता है, ड्यू पी के छलांग लगा दी, हम उसकी बात भी नहीं कर रहे। हम बात करते हैं रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। वी आर नॉर्मली रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। रिस्क अवर्स इन्वेस्टर क्या है? हम कहते हैं मुझे सेफ रिटर्न चाहिए, 10% मिल रहा है, मैं 10% ले लूंगा। आवाज आती है हम 30% रिटर्न देते हैं, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। मैं कहता हूं यार थोड़ा रिस्क का रिटर्न बहुत ज्यादा है, लेट्स टेक द रिस्क। तो स्टॉक मार्केट में लोग कौन से इन्वेस्ट करते हैं? रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। क्यों सर? स्टॉक मार्केट तो रिस्की होती है, उस रिस्क के बदले उनको क्या मिल रहा होता है? रिटर्न। अगर रिटर्न ही नहीं मिलना रिस्क के बदले, तो वो बिला वजह रिस्क कोई नहीं लेगा, आप बिला वजह रिस्क नहीं लेंगे। डेरिवेटिव्स आर मोर रिस्की। मैं कहता हूं यार कमोडिटी फॉरेस्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर लें। फॉरेस्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है? मैं जैसा मेरा बिलीव, मैं कहता नहीं, फॉरेस्ट में इन्वेस्टिंग करना है यार, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। बाकी सब दोनों रिस्की है, फॉरेस्ट मार्केट ज्यादा रिस्की है, ये कम रिस्की है। उसमें तो हम उधार के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, मार्केट नीचे गई आप लुट गए। इसमें आप अपने पैसे से ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट नीचे गई आप सबर करके पैसा कमा सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहां पर भी ये है कि तुम शेयर फॉर शेयर ऑफर में अगर गेन ज्यादा है तो यू विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द शेयर फॉर शेयर ऑफर, बट बिलीव क्या है कि ये शेयर फॉर शेयर, ये वैल्यू आप अचीव भी कर लेंगे। एस्टिमेशन के ऊपर आपको यकीन है कि आप अचीव कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि एस्टिमेशन गलत है या ठीक नहीं है या अचीवेबल नहीं है, तो फिर आपने क्या चूज कर लेना है? कैश ऑफर। थोड़ा खा लें लेकिन वो सही होगा। ठीक है, ये चीज देखनी है। ये डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे डिस्कशन लर्न करनी है? 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ लें, डिस्कशन लर्न हो जाएगी। सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर पढ़ने, बट नहीं, वो हम नहीं पढ़ने सर, मैंने बस टाइम ही नहीं है मेरे पास। शेयर होल्डर का रिस्क बिहेवियर नहीं दिया होगा। नहीं, कैश ऑफर का आंसर हमेशा कम होगा, कैश का आंसर हमेशा कम होगा। कैश इज सिक्योर ना, ये ऐसी है ना। इफ यू गो टू मार्केट, लेट्स से इफ यू गो टू शालमी मार्केट, होलसेल मार्केट, और तुम कहते हो यार मैंने उधार में बाय करना है या मैं कैश में बाय करूंगा, कैश में आपको सस्ती चीजें मिल जाएंगी, उधार में आपको महंगी चीजें मिलेंगी। तो क्यों? उधार में अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो यहां पर भी अनसर्टेनिटी में वर्थ ज्यादा आपको नजर आ रही है। कैश में तो आप सस्ते में भी वो आपको कन्विंस कर लेगा। हाँ, मार्केट में हो सकती है लेकिन यहाँ नहीं है। अच्छा, वो सिनर्जी की भी डिस्कशन कर सकते हैं। कैश ऑफर में यू विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो अगर कंपनी फ्यूचर में, अगर कंपनी फ्यूचर में ग्रो करती है
कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मतलब कुछ एक्सपेंशन करती है, तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट, आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर कंपनी एक्सपेंशन करती है, ग्रो करती है, नए नए काम करती है, इनोवेटिव कुछ काम करने वाली है, और तुमने शेयर फॉर शेयर ऑफर लिया हुआ है, तो तुम्हें फायदा मिल जाएगा। हाँ, टारगेट के लिहाज से मिक्स ऑफर जनरली बेस्ट ही होती है रिस्क और रिटर्न के लिहाज से। Estimate the equity value of the combined company and the expected additional value arising from the combination। देखिए वही चीजें पूछी हुई हैं, ये देखिएगा। Estimate the share of the gain from the combination created for Chris and the share of gain created for S company shareholders। फिर evaluate how reliable the estimate, ये different है। Evaluate how reliable the estimates of the synergies for the combined company are likely to be and discuss the factor which may prevent the forecast synergy from being achieved। अब ये theoretical part पूछा हुआ। अब यहाँ पर हम आगे फेल हो जाते हैं, सर वो थ्योरी एक ऐसी आगे जो हम नहीं कर सके। नहीं, आप पहले सिनेरियो पढ़ो। ये एक क्वेश्चन है इसका मर्जर का। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? इस क्वेश्चन में आप के डिफरेंट ड्राइवर्स हैं, ठीक है। आप वो काम करते हो, जो डिस्पोजल का कुछ काम था इसमें, ठीक है। मैं एग्जैक्ट अगर सिनेरियो रिकॉल कर रहा हूँ, तो आप एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो जिसमें वो बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स होते हैं, उन कंपनी को आप एक्वायर करने लगे हो। वो जिस कंपनी को आप एक्वायर करने लगे हो उसमें एक जो ऑनर है वो क्रिस है, ठीक है। और वो क्रिस साहब क्या है, बड़े डोमिनेटिंग से है, ठीक है। बड़े डोमिनेटिंग से हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने बंदों को कंट्रोल कर रहे हैं, और वहां पर बंदे के छोड़ने की भी रेशो ज्यादा है। जो आपके पास टर्नआउट रेशो वो इतनी ज्यादा नहीं है, आपके पास एम्प्लॉय वो करते हैं, ठहरते हैं। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है, अब इस पे एक और बात भी थी इस क्वेश्चन के अंदर कि आपकी कंपनी छोटी है, इसलिए आपको बहुत सारे जो ऑप्शंस होती हैं उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाता। बट वंस यू हैव एक्वायर्ड द अदर कंपनी, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाएंगे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ, कहता है evaluate how reliable the estimates of the synergy for the combined company are likely to be and discuss the factor which may prevent the forecast synergy from being achieved। अब आपने पहले बताना है यहाँ पर कि synergy कहां से आ सकती है, उस पर डिस्कशन करनी थी। अब इसमें एक मतलब जो पॉइंट मैं रिकॉल कर रहा हूं, मैं उसकी डिस्कशन कर रहा हूं। उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ था, आपकी कंपनी छोटी है, आपको बिडिंग में आपको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। अब आप दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेंगे, आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस बढ़ गए। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस बढ़ गए, इसका मतलब फ्यूचर में क्या मिलेगी, तो एनर्जी आएगी। लेकिन गारंटी तो नहीं है ना आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, गारंटी तो नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा। रेवेन्यू सिनर्जी हो सकता है कोई और कंपाइटर भी उतना बड़ा हो गया हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करते वक्त आपकी बिड ना ठीक हो, किसी और को मिल जाए। तो चांसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट मिलने के, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर तुमने क्या करनी थी, डिस्कशन करनी थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स में लिखकर। तो ये थ्योरी कहां से निकलेगी, क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन की बेस के ऊपर डिस्कशन करनी है। और एक बात याद रखिएगा, ऑल्टरनेटिव डिस्कशन जो होगी वो एक्सेप्टेबल होगी। क्यों? अगर मैं डिस्कशन कर रहा हूं या आप डिस्कशन कर रहे हैं या आप सब डिस्कशन कर रहे हैं, वो पॉइंट्स सेम नहीं हो सकते। एग्जामिनर ने आंसर जनरल बनाना होता है। आप देखिएगा थ्योरी के आंसर के नीचे लिखा होगा कि अदर वैलिड पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे। तो भाई वो इसके लिए याद रखिएगा, हो सकता है आपके पॉइंट ज्यादा वैलिड हो, आप वो लिख सकते हैं, एग्जामिनर को पसंद है वो नंबर देगा आप। तो मैं एक हमेशा बात कहता हूं कि थ्योरी की सेंस डेवलप कैसे करनी है। आप जो भी क्वेश्चन करें, एग्जामिनर का आंसर पढ़ लें, फिर आप जो पेपर में क्वेश्चन कर रहे होंगे उसमें आपने अपनी बेस्ट वे से उसका आंसर लिख देना। और बेस्ट वे क्या होगा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखने हैं कि ये पॉजिटिव बात में है, ये नेगेटिव। डिस्कशन का मतलब ही होगा, डिस्कस जहां वर्ड आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव बातें दोनों लिखनी है, ठीक है। फिर कहता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रीजन फॉर द ओपिनियन हेल्ड बाय डायरेक्टर ए एंड बी एंड डिस्कस द टाइप ऑफ सिनर्जी बेनिफिट व्हिच मे अराइज फ्रॉम द एक्विजिशन स्ट्रेटजी सजेस्टेड बाय डायरेक्टर बी। अब डायरेक्टर बी साहब ने कोई बात की होगी, उसकी बेसिस के ऊपर आपने सिनर्जी की डिस्कशन करनी थी। प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एस्टिमेट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है,
कॉमन मिस्टेक्स हियर, इनएबिलिटी इन आइडेंटिफाइंग मेथड्स टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू, और ये वर्स्ट मिस्टेक होगी कि आपको मेथड ही समझ नहीं लगा कि इस मेथड से मार्केट वैल्यू निकाल, मतलब ये तो ऐसी मिस्टेक है, इसके ऊपर एग्जामिनर अगर फेल करता है तो ठीक करता है। मतलब वो पी रेशो दे रहा है, आप वहां डिविडेंड रेशो मॉडल लगा दें, डिविडेंड रेशो मॉडल लगाना है आप पी रेशो लगा दें, नहीं मतलब ये तो हमने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि कौन सा मेथड कहाँ लगना है। ये गलती आप लोगों से नहीं हो सकती, जनरल पब्लिक से हो सकती है। कंफ्यूजन इन अप्लाइंग ऑफ एफसीएफई एंड एफसीएफएफ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है, एफसीएफएफ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, एफसीएफए। एक आधा क्वेश्चन पास पेपर में ऐसा आया हुआ है जिसमें तुम्हें डेटा नहीं उसने बताया हुआ था, तुम्हें खुद कुछ कैलकुलेशन करनी थी, खुद कैलकुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर उस क्वेश्चन में तुम एफसीएफएफ से कर देते हो और एग्जामिनर ने एफसीएफई से किया हुआ है, या तुम एफसीएफई से कर देते हो और एग्जामिनर ने एफसीएफएफ से किया हुआ है, दोनों के नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने खुद एलैबोरेट नहीं किया था। अब ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर, कह रही है मैं ठीक कर रहा हूं। वैग भी निकल सकता है, केई भी निकल सकता है, एफसीएफएफ भी निकल सकता है, एफसीएफई भी निकल सकता है। अब तुमने एफसीएफएफ से कर दिया, उसने एफसीएफई से किया हुआ, दोनों ठीक होंगे, वो देगा नंबर आपका। हाँ, जहां उसने दिया ही केई है और तुमने एफसीएफएफ निकाल कर केई से डिस्काउंट कर दिया, नहीं मिलेगा नंबर। कुछ नंबर मिलेंगे फ्री कैश फ्लो वगैरह की एलोकेशन के, सारे नहीं मिलेंगे, गलत हो जाएगा। ये देखिए, इनएबिलिटी इन आइडेंटिफाइंग मेथड्स टू कैलकुलेट कंबाइंड मार्केट वैल्यू। अब कंबाइंड मार्केट वैल्यू के चार मेथड आपको पता होना चाहिए किस तरह से करना है। एरर इन कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस टू बोथ एक्वायर एंड टारगेट कंपनी, ये गलतियां हो जाती हैं। अनएबल टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन इफेक्टिवली, थ्योरी का क्वेश्चन नहीं समझ आता, पूछा गया उसने, उसका आसान तरीका है, आप पढ़ें रिक्वायरमेंट, नहीं समझ आई दोबारा पढ़ें और उसको सिंपल आसान उर्दू में ट्रांसलेट करके पूछें अपने आप से यार क्या पूछा हुआ है। यकीन करें अंग्रेजी में अक्सर चीजें नहीं समझ आती, बट अगर तुम उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हो, लैंग्वेज का मतलब उर्दू है यहाँ पर, तो वो चीजें समझ आ जाएंगी। और रूल कल वाला याद रखें, नहीं समझ आ रही उसकी जगह छोड़ दें, कुछ देर बाद समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन assumption एंड लिमिटेशन ऑफ द मेथड। अब assumption तुमसे पूछा क्या assumption ली है, लिमिटेशन कुछ और है। लिमिटेशन, जैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, assumption क्या है, ग्रोथ रेट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। लिमिटेशन क्या है कि अगर ग्रोथ रेट, मैंने अज्यूम किया कि ग्रोथ रेट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, बट डिफरेंट भी तो हो सकती है, चेंज हो सकती है। और अगर ग्रोथ स्लाइटली चेंज हो गई तो जो टर्मिनल वैल्यू है ना वो ज्यादा चेंज, टर्मिनल वैल्यू इज सेंसिटिव टू इट्स इनपुट्स। रिक्वायर्ड टाइम चेंज हो गया, ग्रोथ चेंज होगी, टर्मिनल वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी। ये लिमिटेशन है। टैक्स मैंने अज्यूम किया 30% है और ये assumption है, लेकिन एट द टाइम सेम टाइम लिमिटेशन क्या है, अगर फ्यूचर में इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी की फिस्कल पॉलिसी, कंपनी की बड़ी चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब टैक्स क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो जब लिमिटेशन का वर्ड आ जाए तब आपने थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखना है। अजम्पशन पूछेगा तो फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने ये चीजें अज्यूम की है, फिर तो एक पैराग्राफ में लिख देना मैंने ये चीजें अज्यूम की है। और मैं एक रिकमेंडेशन ये दूंगा कि जब भी अजम्पशन पूछेगा, सारी अजम्पशन लिखने के बाद पैराग्राफ में लिखनी है, उसके बाद एक दो लाइनों में लिख देना कि ये अजम्पशन अगर चेंज हो गई तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब उसको लिमिटेशन के स्टाइल से भी लिख देना दो लाइनों में। अच्छा, बेस्ट वे क्या है, फिर अजम्पशन लिख दी, ये भी लिख दिया कि अगर ये अजम्पशन चेंज होगी तो आंसर क्या हो सकता है, चेंज, उसका सोल्यूशन भी लिख दिया। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि अगर तुमने ग्रोथ अज्यूम की है 3% एंड यू हैव अज्यूम कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, अब सिनेरियो एनालिसिस कर ले। बेस्ट सोल्यूशन ये है, ग्रोथ 4% रख के भी देख लें, 5% रख के भी देख लें, डिस्काउंट रेट 10, 11, 12% रख के भी देख लें। ये तुमने तो एक लाइन में लिख देना है। प्रैक्टिकली लेट्स से मैं तुम्हें कहता हूं प्रैक्टिकली काम करके दिखाओ, तो प्रैक्टिकली आपने एक्सेल शीट पे फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी होती है। उसमें क्या फॉर्मूला लगे होते हैं, उसमें आपने जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं आपने लिखना होता है ग्रोथ इज 3%, ये प्रोजेक्टेड सिनेरियो है, ग्रोथ इज 4%, ये प्रोजेक्टेड सिनेरियो है। वो आप उसमें ना वो एक्सेल के ऊपर वो एक काइंड ऑफ
कमांड बटन बन जाता है एक तरह का, 3% पॉपअप हो जाता है, ये हो गया, 4% को क्लिक करते हैं, ये हो गया, तो डैशबोर्ड सा एक बन जाता है। बस यहां पर आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। What is required to score maximum marks? Thorough understanding of the topic's knowledge. Elaborate all calculation and steps because these steps carries 1 to 2 marks. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स में कैलकुलेशन करें, उसके नंबर होते हैं। If you are unable to recall any step, take assumption and move to the next step. ये बेस्ट अप्रोच है, यकीन करें आप पेपर पास कर लेंगे। कोई भी चीज, कोई स्टेप भूल गया, उसकी assumption ले, आगे चले। इमोशनल नहीं होना उसके साथ, उस स्टेप्स के साथ, यार ये मैं वैक, ये मुझसे कैसे नहीं हुआ, मैंने तो 25 सवाल किए, मैं वैक के नहीं हो रहा एग्जाम में, कुछ नहीं होता, आगे चलो, assumption लेके आगे। यार मैंने आपको वाकया सुनाया था पूरा assumption का, मैं आपको वाकया सुनाया। मैं आई वाज सिटिंग इन द पेपर इन 2008, मुझे पेपर में जाके पता चला, मैं एक सेकंड, एडवाइस यू कि आपने कैलकुलेशन के साथ इमोशनल नहीं होना, जहां आप स्टक हो, टेक द assumption, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, बेस्ट केस ये है कि आपको सब आता होगा, ये बेस्ट केस है। और ये बात मत भूलना, आफ्टर कैलकुलेशन ऑलवेज डिस्कस द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन ऑलवेज डिस्कस द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, कि जो किया है उसको डिस्कस करना है, ये क्या किया है, फिर वो खुद ढूंढता रहे वो क्या करके चला गया। लर्न टू मेक रिपोर्ट, इट्स फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, वो 2-3 बड़े क्वेश्चन रख ले, हमने वो किए हैं बड़े क्वेश्चन, वो एंड के ऊपर, ये जो अब आपके फ्री डेज शुरू होंगे नेक्स्ट वीक से, उसमें एक रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट या 3, एटलीस्ट 3 रिपोर्ट बना के देखें, कैलकुलेशन करें, कॉपी के पेज छोड़े शुरू वाले 3-4, फिर कैलकुलेशन करें और फिर शुरू में जाके रिपोर्ट लिखें उसकी। दिल नहीं करेगा, बहुत सारी कह लें कि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन ये करना है, टाइम रख लें, फोन जरा दूर रख दें, ठीक है, और ये काम करना है। एक दिन में एक रिपोर्ट बना लें, एक दिन में एक रिपोर्ट बना ली, ये तो जिंदगी का बहुत बड़ा कारनामा है ये। मतलब नहीं ना दिल करता इतना कुछ, फोन से दूर होकर, लोगों से दूर होकर, व्हाट्सएप से दूर होकर आप ये पूरा 1-1.5 घंटा लगा के क्वेश्चन करें, पूरा सेशन तो माशाल्लाह। राइट कंप्लीट सेंटेंसेस एंड रिपोर्ट। अच्छा ये मैंने एग्जामिनर की रिपोर्ट से कॉपी किया है, वो कहता है कि स्टूडेंट्स का मसला क्या आता है, स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखते हैं, कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, फॉर एग्जांपल भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं लिखना आपने, कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, किसी भी चीज को अगर आपने एक्सप्लेन करना है या कुछ बताना है, मतलब जैसा ग्रोथ है, अब वो लिखना है कि इट इज अज्यूम दैट growth is 3% and it will remain constant for the foreseeable future। ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, क्योंकि हम यूजुअली शॉर्ट फॉर्म के आदी हो चुके हैं भाई साहब। नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो ऑफिस में जॉब करते हैं, जब ये ईमेल लिखते हैं और जब ये वैसी बॉस से बात करनी होती है, बड़ा फर्क होता है, ठीक है। मैं व्हाट्सएप करूंगा अपने बॉस को, ठीक है, या मैं ईमेल लिखूंगा, बहुत फर्क होगा। क्यों? व्हाट्सएप में हम शॉर्ट लैंग्वेज इनकम्प्लीट सेंटेंस यूज करते हैं, लेकिन ईमेल में आप पूरी कंप्लीट, मतलब जैसा मैं एक ईमेल भेजता हूँ, सबसे एंडिंग नोट, थैंक यू इन एंटिसिपेशन, ठीक है, या पूरा जब वो शुरू स्टार्ट करते हैं तो एक पूरी वर्डिंग आप लिख रहे होते हैं, ये आप उसमें तो नहीं लिख रहे होते, या कंप्लीट सेंटेंस लिखने हैं आप। प्रोफेशनल लैंग्वेज यही है ना कि कंप्लीट सेंटेंस लिखे, एक वन ऑफ द उसमें बात है। रीड थ्योरेटिकल आंसर ऑफ एग्जामिनर टू लर्न थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन। ये फिर कह रहा हूं, आज है 20th और आपका एग्जाम होना है 11। 20 दिन है, 20 क्वेश्चन तुम एग्जामिनर के थ्योरी के पढ़ सकते हो, हर रोज भी एक क्वेश्चन पढ़ो, ये सबसे लीस्ट वो अप्रोच मैंने बताई है। 20 क्वेश्चन भी तुम पढ़कर चले गए ना, तुम्हें तुमसे थ्योरी गलत नहीं होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं,
ये पेपर से एक दिन पहले आप बात करेंगे सर वो थ्योरी नहीं हो रही सर, क्यों? मैंने पूछूंगा क्वेश्चन पढ़े सर, वो क्वेश्चन नहीं पढ़े। Solve maximum past paper question for practice, but do expect different scenarios in your exam. May be entirely different from past paper. Entirely different चीजें आती नहीं है वैसे, कुछ ना कुछ लिंक देता है। ये देख लीजिए, तो मार्च 2020 का क्वेश्चन है, वेस्ट पार्ले के नेम से वो क्वेश्चन निकाले। रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आए, कहता है डिस्कस द बिहेवियरल फैक्टर्स which may have led to businesses such as MedTravel Tech being valued highly. अच्छा, आई डोंट नो ऊपर सिनेरियो क्या है, सिनेरियो हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बिहेवियरल फैक्टर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। बिहेवियरल फैक्टर्स जो स्टॉक मार्केट में हम अक्सर बातें करते थे, स्टॉक मार्केट में मैं आपको बिहेवियरल फैक्टर बताता हूँ क्या होते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर या कहीं भी कोई भी मार्केट हो, ये करेंसी का भी बिहेवियर बताता हूँ। जो इंडिविजुअल के ट्रेडर के बिहेवियर होता है ना, उसकी वजह से भी वो बहुत ज्यादा पैसा लूज कर रहा होता है। किस तरह, क्या हुआ पिछले दिनों हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो 158 तक आ गया था, रुपया और डॉलर। अब मैं सबको कह रहा था, आपको याद है एक कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था फॉरवर्ड, मैं एक्सपोर्टर्स को कह रहा था कि आप फॉरवर्ड बुकिंग मत करें, डॉलर बहुत नीचे है, नीचे वाला रेट मत लॉक करें। इंपोर्टर को कह रहा था डॉलर लॉक कर लें, लेकिन जब डॉलर नीचे जा रहा था तो मार्केट में सिर्फ एक्सपोर्टर लॉक कर रहा था अपनी पोजीशन। अच्छा, अब क्या हुआ है, पिछले 2 दिनों में डॉलर मूव करके 161 पर आ गया। अब एक्सपोर्टर को लॉक करनी चाहिए पोजीशन, लेकिन अब कौन लॉक कर रहा है? इंपोर्टर लॉक कर रहा है पोजीशन। ये बिहेवियरल फैक्टर है, ठीक है। अब इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। स्टॉक मार्केट में एक न्यूज आई, जिसका वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि वो एसएस को इन्होंने अरेस्ट किया, सुभाष को। तो मार्केट में पैनिक फैला, ठीक है, और पैनिक फैलने की वजह से लोगों को लगा कि पता नहीं क्या हो जाना है, पोजीशन पता नहीं क्या कर देगी। हालांकि लोगों को ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए था कि पिछले 2 साल में जिस अपोजिशन ने अपना सेनेट का चेयरमैन नहीं सेलेक्ट कर सकी, वो कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब ये बेस्ट अप्रोच है, ये अगर आप सोचें तो, ठीक है। जो शो ऑफ हैंड्स के अंदर भी फेल हो गई, उससे ज्यादा कमजोर क्या अपोजिशन ने होना है। अच्छा, उसे नहीं हुआ, 1900 पॉइंट्स मार्केट नेगेटिव गई, 1900 पॉइंट। वो क्या था? ये ओवर रिएक्शन था मार्केट का। ये बिहेवियरल फैक्टर होता है। लोग डरते हैं जब मार्केट नीचे जाती है, लोग डरते हैं। इससे जब मार्केट ग्रीन होती है तो लोगों को लगता है यार ये तो निकल जाना है स्टॉक्स हमसे, हमारे हाथ से, खरीदना शुरू कर देते हैं पागलों की तरह, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो ओवर वैल्यूड हो जाती हैं, बहुत सारी कंपनीज क्या हो जाती है? अंडर वैल्यूड हो जाती है। ओवर वैल्यूड कंपनीज क्या होती हैं? उस कंपनी की वर्थ इतनी नहीं होती, वो लोगों के बिलीव की वजह से एक हर्ड बिहेवियर शुरू होता है। हर्ड बिहेवियर कहते हैं कि लेट्स से हम सारे इन्वेस्टर हैं जो इस रूम में बैठे हैं, और हम ही सारे पूरी इंडस्ट्री के इन्वेस्टर हैं। मैंने बाय करना शुरू किया, इन्होंने बाय करना शुरू किया, इन्होंने बाय करना शुरू किया, तो लोगों को लगेगा यार यही सारा कुछ खरीद के ना निकल जाए, हम भी बाय करते हैं। तो हर्ड बिहेवियर क्या होगा? सब बाय करना शुरू कर देंगे। और स्टॉक मार्केट में हर्ड बिहेवियर बहुत ज्यादा चलता है।
प्राइवेट बिहेवियर बहुत ज्यादा चलता है। जिस तरह ये इन्होंने वो सीजन शो शेयर किया था, जो मेहता साहब हैं, वो उसमें एक शुरू का सीन है, मैंने अभी शुरू वाला उसमें देखा था, स्टॉक मार्केट में आवाज लगाता है ये खरीदो, वो एक बंदा आवाज लगाता है, दूसरा आवाज लगाता है, तीसरा आवाज लगाता है, सब उसको खरीदना शुरू कर देते हैं, स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, स्टॉक को ऊपर मूव करते हैं तो वो ओवर वैल्यूड हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर जो ओरिजिनल वाला बंदे हैं वो बेचना शुरू कर देते हैं, और वो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है जो दूसरों की बातों का सुनकर खरीदना शुरू करता है वो फंस जाता है। ये स्टॉक मार्केट में होता है, ये बेरेटाउन में भी हुआ था, बड़े लोग मारे गए थे कराची में, अभी तक रो रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तो बहुत ज्यादा होता है। एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है दीवान मोटर्स, किया के साथ उनका एग्रीमेंट था, क्योंकि वो गाड़ी भी आई थी, वो जो कौन सी थी किया की, नहीं किया नहीं, दीवान वो था होंडाई के साथ था, ठीक है वो। अच्छा वो पुरानी एक उनकी गाड़ी बड़ी फेमस भी हुई थी, ये पुरानी बात है जब वो गाड़ी सेंट्रो। अच्छा वो क्या किया, बंद पड़ी है फैक्ट्री, फैक्ट्री बंद है, खबर आई कि उसका एग्रीमेंट होने वाला है रिनॉल्ट के साथ, फ्रेंच कंपनी के साथ, बड़ी तबाह कौन गाड़ियां आ जानी है। 2 रुपए का शेयर था, 2 रुपए से उसको पंप करना शुरू किया, 60 रुपए तक ले गया, फिर वापस आ गया वो। और आपको पता है ये क्या होता है, ये हर 2 साल बाद न्यूज आती है इसका रिनॉल्ट के साथ एग्रीमेंट होने वाला हर। मैं आपको बताता हूँ, जब शुरू में ये 2013 की बात है, मैंने स्टॉक बाय किया 8.50 पे, मैंने इसी न्यूज के ऊपर, और वो 2 रुपए का हो गया, यानी कि जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो 4 टाइम्स नीचे आ गई। फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, तौबा की कि मैं कभी भी न्यूज के बगैर न्यूज के ऊपर रिएक्ट नहीं करूंगा। खैर फिर वो ऊपर गया, मैंने तो 8.5 पे अपनी पोजीशन काट दी, ठीक है। लेकिन आप सोचें 2013, 7 इयर्स पहले, 7 इयर्स में वो कोई 4 दफा 3 दफा न्यूज दोबारा भी आई, एक ही खबर, लोग उसको उठाते हैं ऊपर, खबर फैलाने वाले निकल जाते हैं, मासूम लोग बाद में फंस जाते हैं, वो ओवर वैल्यूड शेयर हो जाते हैं। अच्छा ये देखते हैं क्वेश्चन में, प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वेस्ट पार्ले कंपनी व्हिच कंपेयर्स एडिशनल वैल्यू व्हिच वेस्ट पार्ले कंपनी बिलीव्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ मेट रिवर्स टेक बेस्ड ऑन द पी रेशियो। देखते हैं जी, विद दैट ऑफ द प्रोजेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लो, compare the additional value which West Parle company believes can be generated from the sale of Met River based on PE ratio with that of the projected present value of future cash flow। दो चीजें हैं, PE ratio में बेचना है और projected present value of future cash flow भी है। ऐसा लग रहा है कुछ नई चीज है, लेकिन वो नई चीज नहीं होनी, वही पुराना ही निकलना है। Calculate the weighted average cost of capital for the combined company, estimate the total value which West Parle company shareholder will gain from the acquisition of Met River, assesses the strategic and financial value to West Parle company of the acquisition including a discussion of the estimation and assumption made। रिपोर्ट असल में इसके ऊपर है, ऊपर वाली तीनों तो कैलकुलेशन है, रिपोर्ट जो है ना वो फोर्थ पार्ट के ऊपर है। फिर डिस्कस द फैक्टर व्हिच मे डिटरमिन हाउ द ऑफर फॉर मेट रिवर विल बी फाइनेंस्ड एंड हेंस द लेवल ऑफ गियरिंग व्हिच वेस्ट पार्ले कंपनी विल हैव। किस तरह से फाइनेंसिंग करनी है और गियरिंग क्या होगी, क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। इंट्रोडक्शन के ऊपर है, कहते हैं वेस्ट पार्ले कंपनी इज अ लिस्टेड रिटेलर mainly selling food and small household goods. It has outperformed its competitor over the last few years as a result of providing high quality products at a reasonable prices and also having a stronger presence online. It has kept a control on cost partly by avoiding operating large stores on expensive city center sites. Instead, it has had smaller stores on the edge of cities and towns and a limited number of larger stores on the convenient out of town sites, aiming at customers who want their journey to shop to be quick. कहता है वो लार्ज स्टोर नहीं बनाता एक्सपेंसिव सिटी साइट्स के ऊपर, स्मॉल स्टोर्स हैं ऑन द एज ऑफ सिटीज, लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज स्टोर्स हैं ऑन कन्वीनिएंट आउट ऑफ टाउन साइट्स, एमिंग एट कस्टमर्स हु वांट देयर जर्नी टू शॉप टू बी क्विक। उन लोगों के लिए इसने बनाया जो जल्दी जल्दी मतलब शॉपिंग करना चाहते हैं। मतलब आप ये समझ लें ये वो कारफोर जैसा नहीं है, इसको
शहर के सेंटर में है, लोग आए 2 घंटे स्पेंड करें, सारा कुछ ये है जो लोग जल्दी जल्दी शॉपिंग करना चाहते हैं. One of its advertising slogan has been "We are where you want us to be." West Parlay Company share price has recently performed better than the most companies in the retail sector. Share prices in the retail sector have been relatively low as a result of poor results due to high competition, large fixed cost base, and higher interest. The exception has been shares in retailers specializing in computer and high technology goods. These shares appear to have benefited from a boom generally in share prices of high technology companies. So high technology company में boom आया हुआ है, share prices ज़्यादा हैं. Some analysts believe share prices of many companies in the high technology sector are significantly higher than the rational analysis of their future prospects would indicate. जैसा अमेरिका में हाई टेक कंपनीज का बूम आया हुआ है. टेस्ला की बात कर रहा हूँ. टेस्ला का शेयर 800, जो लास्ट मैंने देखा था 850 पी रेशियो के ऊपर चल रहा था. शेयर प्राइस अपनी अर्निंग से 850 टाइम्स ऊपर थी. West Parlay Company identified the listed retailer Matt Trevor as an acquisition target because it believes that Matt Trevor shares are currently undervalued, and part of Matt Trevor operation would be a good strategic fit for the West Parlay. Matt Trevor operates two types of store. Matt Trevor Home mainly sells larger household item and home furnishing. These types of retailer have performed particularly badly recently, and one major competitor of Matt Trevor Home has just gone out of business. Matt Trevor Home operates a number of city center sites but has a much higher proportion of out of town sites than its competitor. Matt Trevor Tech sells computer and mobile phone in much smaller outlets than those of Matt Trevor Home. Extracts CMA, pre-tax profit है, long-term loan share capital है. Share of pre-tax profit between Home and Tech was 80-20. Home 80 है और वो 20 है. Current market value of Matt Trevor share is 12,500 and its debt is currently trading at its book value. So West Parlay believes that it will have to pay a premium of 15% to Matt Trevor shareholder to buy the company. West Parlay intend to take advantage of the current value attributed to business such as Matt Trevor Tech by selling this part of the Matt Trevor company at the relevant sector price earning ratio of 18, rather than a forecast estimate of the Matt Trevor Tech present value of future cash flow of 4,500. अब आपने क्या करना है, उसका प्रॉफिट निकालना है, उसको 18 से उसको एवरेज करना है, उसको 18 से मल्टीप्लाई करना है और फिर कंपेयर करना है कौन सा बेहतर है. ये पहले भी एक क्वेश्चन में आया हुआ है. सिग्नो कंपनी था या आई थिंक ये और क्वेश्चन था, उसमें पहले भी ये पूछा हुआ है, कंपैरिजन करवाया था दोनों में से क्या चूज करना है. Company tax rate is 28%. Post-acquisition cost of capital. Post-acquisition cost of capital of the combined company will be based on its cost of equity and cost of debt. Asset beta post-acquisition can be assumed to be the both company asset beta is weighted in the proportion to their current market of equity. ये नाम भी लिखता हमें पता था, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ये पता है. West Parlay Company has 4,000 million shares, currently trading at 8.5. It has 26,000 million debt. करंट उसकी वैल्यू इतनी है. इक्विटी बीटा 1.02 है. Matt Trevor एसए बीटा 0.75 है. करंट मार्केट वैल्यू ऑफ Matt Trevor शेयर इज 12,500. लॉन्ग टर्म लोन है जी 6,500. रिस्क रेट इतना है, रिस्क प्रीमियम इतना है. प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ द कंबाइंड कंपनी 9.8 है. इट कैन बी अज्यूम्ड दैट डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंबाइंड कंपनी विल बी द सेम एज वेस्ट पार्ले कंपनी करंट डेट इक्विटी रेशियो एंड मार्केट वैल्यू. मतलब इससे ज्यादा वो आसान नहीं बना सकता आपके लिए जितना उसने एक क्वेश्चन आसान अभी तक बना दिया. टैक्स रेट 28% है, फिर बता दिया उसने. प्लान्स क्या जी मैट ट्रेवर के. द ऑफर फॉर मैट ट्रेवर कंपनी विल बी अ कैश ऑफर. एनी फंडिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑफर विल बी अ मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी. अब मैंने तुम्हारी कंपनी कैश देकर रिक्वायर करनी है. मैं वेस्ट पार्ले कंपनी हूं, आप मैट ट्रेवर है, मैंने आपकी कंपनी को एक्वायर करना है बाय कैश ऑफर. मुझे कैश कहां से इकट्ठा करना है उसकी डिस्कशन है. ये कहां से कैश इकट्ठा करूंगा, बाय मिक्सचर ऑफ debt and equity. Although for the purpose of the calculation it has been assumed that overall mix of debt equity will remain the same. कहता है कैलकुलेशन के लिए debt equity same है. The directors are considering various plans for funding the purchase which could result in change in a West Parlay company gear. Director कुछ और भी सोच रहे हैं. As soon as it acquires all of the Matt Trevor company share capital, West Parlay company could sell Matt Trevor Tech as it does not fit in with the West Parlay strategic plan
and West Farley Company wishes to take advantage of the large value currently attributed to its high-tech business. West Farley Company would then close Metrover Home worst performing city center store. City center store बंद कर दोगे तुम? It anticipates that loss of return from these sector would be partly compensated by higher online sales by Metrover Company, generated by increased investment in its online operation. The remaining city center and all out-of-town store would start selling the food and household item currently sold in West Farley Company stores. And West Farley Company believes that this would increase profit on those. West Farley Company also feels that reorganizing Metrover administrative function and using increased power as a larger retailer can lead to synergies after acquisition. Once Metrover Tech has been sold, West Farley estimate that sales revenue from the Metrover home store, which remain open together with the online sales from its online business, will be 43,260 million in the first year. ये फिर बढ़ेगा 3%. Profit margin before interest and tax है जी 6%. Tax allowable depreciation given है और बल्कि इक्विवेलेंट है और इन्वेस्टमेंट इन एसेट इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल इतना है और ये हर साल इतना इतना सेल के साथ चेंज होगा. एनुअल ग्रोथ रेट इतनी है. ये सेम क्वेश्चन की कॉपी किया हुआ जो पहले आए. As well as the free cash flow from Metrover, West Farley Company expect that post-tax synergy will arise from its planned reorganization. अगले 3 सालों में इतनी synergy भी आएगी. ये अलग से डिस्काउंट कर लेना. Current market value of Metrover is 12,500. Debt is currently trading at 64. अभी फिर लिख दिया उसने. ये तो भाई ये तो पता नहीं क्या क्वेश्चन बनाया उसने. ये तो लोन उसने 3 दफा बता दिया. मार्केट भी 3 दफा बता दिए. 12,500. ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है. नहीं डिस्कशन में आपको कुछ नई चीज लगी है अभी तक क्वेश्चन में तो करें स्टार्ट. बी का फर्स्ट पार्ट करें. स्टार्ट करें बी का फर्स्ट पार्ट.
क्वेश्चन रीड करें और फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करें, बी का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से।
Wait. अच्छा डिस्कस स्टार्ट करते हैं बी का फर्स्ट पार्ट. Compare the additional value which company believes can be generated from the sale of Matt Trevor based on PE ratio with that of the projected present value of his future cash flow. ऐसी एक जबरदस्ती का उसने एक पार्ट बना दिया. नजर आ देंगे. आज से पढ़िएगा. बेचेंगे दैट प्राइस इज 4500. अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, पी रेशियो पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. कितनी है जी इसका प्रॉफिट कितना है 1950. और जो मैट ट्रेवर टेक का शेयर है वो 20% है. और टेक को बेचना है ना. $1950 into 20% into 72%. इस बात ही हो जाते हैं. 280 पॉइंट. अच्छा हम इसकी मार्केट वैल्यू देख लें. और प्रेजेंट वैल्यू बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज कितनी है 4500. तो कितनी एडिशनल वैल्यू क्रिएट करेंगे अगर आप पी रेशियो में बेचेंगे तो. तो कौन सा वाला चूज करेंगे, किस पे बेचना है, पी रेशियो. बस ये पूछा हुआ एडिशनल वैल्यू कितनी क्रिएट होगी. हाँ ये डिफरेंट इसलिए था कि एडिशनल वैल्यू पूछ ली है. वैसे पूछ ले कि दोनों में से कौन सा करेंगे तो हम कहते हैं 5054. लेकिन रिक्वायरमेंट देखे ये पता चल गया था कि दोनों में से कोई एक करना है. चार नंबर है, 4 मार्क्स हैं जी. हो सकता है एग्जामिनर काइंड हो रहा हो, मेहरबान हो रहा हो और हमें पता ही ना हो, हम कुछ और ही निकालते हैं. नेक्स्ट कैलकुलेशन करें जी. क्या है जी अब कंबाइन वैक. बीटा एसेट ऑफ मैट ट्रेवर दिया हुआ. बीटा एसेट ऑफ वेस्ट पार्ले कैलकुलेट कर लें. नहीं पुराने वाला जो है
क्या बीटा है उसका? कितना है? 1.02। इक्विटी की वैल्यू कितनी है उसकी? इट इज गिवन या निकाली है? शेयर्स, अच्छा शेयर्स कितने हैं? शेयर्स कितने हैं? 4000 है। कितना आता है? और डेट कितना है? बुक वैल्यू, बुक वैल्यू 0.65। आप क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज बीटा। हाँ जी, क्या आ रहा है? 0.65 into 34,000, 0.75 into 12,500, जी सर। एक्वायर होने के बाद बेच रहे हैं हम उसको। इसको रीगियर करें 0.93। अच्छा, व्हाट इज द कंबाइंड गियरिंग? पोस्ट एक्विजिशन गियरिंग क्या है? कितनी गियरिंग आती है? निकालें। पोस्ट एक्विजिशन गियरिंग निकालें। 40 बस। दिस इज डेट, रिमेनिंग विल बी इक्विटी। रीगियर करें। क्या आएगा बीटा इक्विटी? पोस्ट एक्विजिशन गियरिंग कैलकुलेट की क्वेश्चन में आप डायरेक्ट वैल्यूज भी ले सकते हैं। 1.073। आप क्या कैलकुलेट करेंगे? फिर करें कैलकुलेट। कंबाइन
किसने कैलकुलेट कर लिया हो? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आता है? रिस्क रेट क्या है? 3 पॉइंट प्रीमियम कंबाइन केडी कितना है? ओवरऑल केडी वैक हाँ जी कंबाइन मार्केट कैलकुलेट so what will be the starting point? Sales years कितने हैं? 4 के बाद टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी। पहली सेल आई थिंक दी हुई है उसने, कितनी है? और एवरी ईयर सेल कितने परसेंट बढ़ेगी? बढ़ाएं 8 बस। पीबीआईटी कितने परसेंट है? 794 first year given a capex, then it will change तो ले सेल्स का चेंज लेके 0.5 से मल्टीप्लाई करें 1354 अच्छा वो आगे ग्रोथ कितनी, सेल्स कितनी हो जाएगी? सेल्स की ग्रोथ सॉरी कैश फ्लो की ग्रोथ 2%।
117 कहाँ तक पहुंचे? एक सेकंड रुकना। डिजिटल वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, मार्केट में बिजनेस नहीं है पूरा अभी। अच्छा मुझे बताएं वो क्या है एडिशनल वैल्यू? 700, 750 and 780. Seven hundred, 750 and 780.
18 16 टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं हम। प्लस वो कितने का बेच रहे थे एक पार्ट जो आप बेच रहे थे सेपरेटली? 5054.4। कितनी टोटल वैल्यू क्रिएट होगी? डबल 2278 0। अच्छा, इसमें से माइनस करेंगे क्या उसमें से? उसने वेस्ट पार्ले का बेनिफिट पूछा हुआ ना, तो मैट ट्रेवर को हम कितना पे कर रहे हैं? 12,500 का 15% कितना बनता है? सॉरी 375। और मैट ट्रेवर का डेट कितना है? हाँ, वो बुक वैल्यू मार्केट सेम है उसकी। तो माइनस करते हैं, बाकी जो बचेगा वो किसका बेनिफिट होगा? वन नाइन जैद ये 15% प्रीमियम दिया लिखा हुआ क्वेश्चन में। 15% प्रीमियम पे आपने दूसरी कंपनी एक्वायर करनी है मैट ट्रेवर। डिपार्टमेंट में बेस्ट पार्टी का नाम ना लिखा हो उसके शेयर होल्डर्स के वाले से, तो आंसर हमारा यही था ना, डबल कंबाइन वैल्यू नहीं, एडिशनल वैल्यू तो बतानी है ना कितनी आती है। अगर वो नाम लिखता है बेस्ट पार्टी तो स्पेसिफिक करती है शेयर होल्डर्स के, ये तो आंसर हमारा डबल 270 है। कंबाइन वैल्यू यही है। मैंने मार्केट में बिजनेस से किया है, इसलिए मैंने डेट माइनस किया। तो मार्केट में बिजनेस से करने की रीजन है, क्योंकि वेस्ट पार्ले का डेट ही 27,350 का है, तो नेगेटिव हो जाना सर। वेस्ट पार्ले का जो डेट है वो 27,350 है। 27,300 है। तो इसका मतलब क्या है, उसने गेन मेंटेन किया, डेट का लेवल मेंटेन नहीं किया होगा, इसलिए हमने कंबाइन से किया है। कैपिटल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, डेट उसने डेफिनेटली क्या किया होगा, पे किया होगा। 6500 अपने 27,300 वाला डेट है, वो डेट कम हो गया। ये तो कर रहे ना, ऊपर कंबाइन वैल्यू है, नीचे फिर उसकी मार्केट लिए बिजनेस ही लेस करनी है। क्योंकि ऊपर वाले में दोनों डेट शामिल है ना।
वरना मैंने किस तरह करना था क्वेश्चन, मैंने कंबाइंड वैल्यू निकाली, उसमें से देखना था कंबाइंड डेट कितना है, डेट से परसेंटेज दी होती, कंबाइंड डेट 30% है, मैं 30% निकाल देता, क्या आ जाती कंबाइंड इक्विटी वैल्यू, और उसमें से माइनस भी क्या करता, इक्विटी वैल्यू माइनस करता था। मैं यहाँ पे भी करना चाह रहा था लेकिन वो आंसर ही गड़बड़ हो रही थी, इसलिए हमने कैसे कर लिया कंबाइंड वैल्यू। ये पेपर में आपको देखना पड़ेगा। क्या करूं, नहीं बहुत ज्यादा लॉस है ना, उसका डेट ही माइनस करते तो लॉस आ जाना था, फिर तो तुम्हें दूसरे की भी वैल्यू माइनस करनी है। ये पता नहीं वैसे क्वेश्चन में जैमरो ने क्या किया, इसका मतलब डेट पे कर रहा है वो। मेरे ये फर्स्ट पार्ट में हमने सिलेक्ट किया था कि हम टेक कंपनी को बेचेंगे 5054 पे, फर्स्ट पार्ट जो था बी का फर्स्ट पार्ट। एक्चुअली इस डेट वाली बात ये है कि इस कंपनी के अंदर 27,000 का डेट है, अगर मैं डेट पहले माइनस कर देता सारा कुछ नेगेटिव में आ जाना था, इसलिए मैंने मार्केट बिजनेस के जरिए से किया। इसकी रीजन भी है, उसने आपको ये नहीं बताया कि डेट कितना रहेगा, उसने आपको बताया कि गियरिंग सेम रहेगी। ये देखें डेट इक्विटी रेशियो सेम रहेगी, हमें देखें व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इस डिस्कशन, आपने तो पढ़नी नहीं है खुद से, थोड़ा देखें। This report evaluates whether the acquisition of Matt Trevor would be beneficial to West Parley shareholder by estimating the future value generated by Matt Trevor, the proceeds from selling Matt Trevor Tech and the additional value created from synergies। तीन चीजें आप कर रहे हैं, तीनों रिक्वायरमेंट ऊपर वाली, एक वो टेक कंपनी को बेच रहे हैं, एक वो एडिशनल वैल्यू जो क्रिएट कर रहे हैं बाय रिटर्निंग द कंबाइंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो एक टेक कंपनी है, एक होम बेस के ऊपर जो आप एडिशनल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फिट क्या चीज है कि मैं जो मैट ट्रेवर को एक्वायर कर रहा हूं तो वेस्ट पार्ले के साथ वो स्ट्रेटेजिक फिट भी है। अच्छा, बिफोर रीडिंग दिस रिकॉल करो कि आपकी कंपनी जो है
वो खुद कहाँ क्या काम करती है वेस्ट पार्ले? होम फर्नीचर में, और होम फर्नीचर के अंदर आप कहां पर, आपके आउट ऑफ टाउन साइट्स के ऊपर ऐसी है। अब आप क्या कर रहे हैं, वेस्ट पार्ले मैट रबर को एक्वायर कर रहा है, मैट रबर के भी आउट ऑफ टाउन स्टोर हैं। एक स्ट्रेटेजिक फिट ये हो गया कि आप उसके आउट ऑफ टाउन स्टोर के ऊपर अपना फर्नीचर डिस्प्ले कर सकते हैं और अपने फर्नीचर स्टोर के ऊपर उसके फूड आइटम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, लेकिन दोनों की सेल्स क्रॉस सेल हो सकती है एट दीज लोकेशंस। एक तो ये है। हाँ, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि जो मेजर सिटी वाली जो स्टोर्स हैं वो आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। हालांकि होना ये चाहिए था कि मेजर सिटी स्टोर के ऊपर भी आप क्रॉस सेल करते, तो हो सकता है होम फर्नीचर और जो आप मेजर आइटम बेच रहे हैं वो वहां पर उनकी सेल क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती, शायद पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता। तो स्ट्रेटेजिक फिट पढ़िएगा, कहता है स्ट्रेटेजिक केस फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस अपीयर टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर आउट ऑफ टाउन स्टोर एंड द ऑनलाइन बिजनेस। The acquisition would provide an additional out of town for West Parle. आप आउट ऑफ टाउन में पहले ही हैं, एडिशनल प्रेजेंस हो जाएगी। Better usage in the out of town store could generate higher return. Having the food and home business can on the same side could generate some cross sales between the two. Possibly combining the two businesses online presence and investing further could mean Mat Rubber Home benefiting from the factor which have been driven stronger performance by West Parle. आपका जो मैट रबर होम है वो बिजनेस भी इंक्रीज कर जाता। टेकिंग ओवर द सिटी center stores, even the successful one, seems to have less strategic logic. However, West Parle company would be taking on a high cost burden. The success of the food business in city center is doubtful, as food shops sited there will be less convenient for customers who do not live in the city center. And West Parle company has marketed itself as being easily accessible for customer. There is perhaps wider incompatibility between the two businesses. The food business is characterized by quick shopping for often a limited number of items, whereas purchases in the home business, particularly for larger items, are likely to take longer and site convenience be less of a issue. अब ये तो उसके हक में बात कर रहा है। कितना अगर आप सिटी स्लोगन है कि आप क्विकेस्ट वे में शॉपिंग कर सकते हैं, उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रखते हैं तो ये भी एक बेनिफिट हो सकता था। अच्छा, एक चीज ये भी तो हो सकती है ना कि आप सिटी के डाउटफुल जो सिटी वाले स्टोर रख लें, ऑनलाइन के लिए उसकी हेल्प मिल सकती है। ऑनलाइन में था ना वो एक ऑप्शन हो सकती है कि लोग ऑनलाइन में बाय करें और आपके स्टोर से क्या कर लें, चीजें खुद ही पिक कर लें। सिटी के स्टोर्स होंगे ज्यादा एक्सेस में, तो लोगों के लिए कलेक्शन सेंटर बन जाएंगे, वहां से लोग कलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो इस टाइप का ये स्ट्रेटेजिक फिट बन सकता था अगर आप इसको प्लेस करते हैं तो। लेकिन वो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अगर आपके स्लोगन ये है कि आप क्विकेस्ट वे में शॉपिंग करते हैं, तो सिटी स्टोर अगर आप बेच रहे हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव वे में बात जा रही है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो हमने खैर निकाल लिया है। कहता है बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर कैश फ्लो एंड द रिक्वायर्ड प्रीमियम फ्रॉम मैट रबर शेयर होल्डर, एक्विजिशन वुड ऐड वैल्यू टू वेस्ट पार्ले शेयर if and only if the excess value on selling Mat Rubber Tech and the synergies are both largely achieved. अगर तुम मैट रबर टेक बेचते हो अलग से, और वो जो आपको 700, 750 और 780 के जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा 2400 कंपेयर विद द टोटल एडेड वैल्यू ऑफ 1897। तो जो 1897 का सारा बेनिफिट है वो टोटली डिपेंडेंट है कि मैट रबर टेक भी बिके और प्लस क्या हो, सिनर्जी भी क्रिएट। अच्छा, सिनर्जी क्या जी? कहता मोस्ट ऑफ द एडिशनल वैल्यू इज ड्यू टू सिनर्जीज एंड इट इज डिफिकल्ट टू सी हाउ द सिनर्जीज आर कैलकुलेटेड। अच्छा, इस कंपनी में एक और मसला भी है, ऑपरेशनल सिनर्जी या कॉस्ट सिनर्जी इतनी आसानी से नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी की नेचर क्या है, डिफरेंट है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही अचीव होगा। हाँ, वो रेंटल कॉस्ट बढ़ सकती है लोकेशन शेयर होने से, वो एक बेनिफिट मिल सकता है। देयर इज लाइकली टू बी स्कोप फॉर सम एडमिनिस्ट्रेटिव savings. However, operational cost saving appear less obvious as the two companies are operating in different retail sectors. Any synergy figures will also have to take account of cost in achieving synergy, such as store closure cost, commitments such as lease, which may be burden for some time. आप एक जगह बंद करेंगे तो आपको शायद क्लोजर कॉस्ट भी फेस करना पड़े, बर्डन कॉस्ट भी,
अब जो लीज का बर्डन है वो भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि लीज की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, वो तो हमने सारा कुछ इग्नोर किया है। Synergy may also not be achieved because of lack of cooperation of staff or problem integrating the two businesses. ये तो वो कह रहा है कि इन चीजों से शायद synergy ना आए, अदरवाइज synergy कहाँ से आ सकती है बता दिया। फिर करंट मैट्रेवर होम बिजनेस की डिस्कशन है, सेल और मैट्रेवर की डिस्कशन है, assumptions है, फिर कंक्लूजन दे रहा है। तो हर पॉसिबल वे से उसने हर पॉइंट लिखा है। अब मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन अब वो आपको ये पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर। हर पॉसिबल वे से डिस्कस करना है कि कहां से बेनिफिट हो सकता है। अब कैसे डिस्कस करना था, मैट्रेवर को बाहर करके उसका टेक बिजनेस बेच रहे हो, होम बिजनेस अडॉप्ट कर रहे हो आप अपने साथ, और होम बिजनेस और आपका जो आउट ऑफ टाउन स्टोर सेंटर है वो मिलकर अब आपका काम करना शुरू करेंगे। तो इन सब के ऊपर आपने डिस्कशन करनी थी। और कैसे पता चलेगा, ये सारे पॉइंट्स लिखने थे। अगर मैं रिक्वायरमेंट के ऊपर जाऊं तो रिक्वायरमेंट में उसने पूछा हुआ है, assess the strategic and financial value to West Parle, including the discussion of the estimation and assumption made। इसका मतलब एस्टिमेशन के ऊपर डिस्कशन है, assumption के ऊपर डिस्कशन है। दो पैराग्राफ तो आपके पता चल गया। फिर assesses the strategic and financial value to West Parle। अब स्ट्रेटेजिक वैल्यू के ऊपर कहां का डिस्कशन होगी, क्या क्या डिस्कशन हो सकती है कि अगर आप उस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट है, सिनर्जी मिलेंगी, क्या वो सिनर्जी अचीवेबल है, ये हमेशा डिस्कशन करनी है अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, और फिर वो जो कंपनी तुम एक्वायर कर रहे हो उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंबाइन होकर क्या तुम लोग कुछ कंबाइन वैल्यू अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो स्ट्रेटेजिक की जो डिस्कशन है वो बेसिकली सारी डिस्कशन घुमाई हुई है कि सिनर्जी अचीव होनी है या नहीं होनी। अब जो वर्ड लिखा हुआ है, पहली हेडिंग जो थी स्ट्रेटेजिक फिट, अब ये रेवेन्यू सिनर्जी के ऊपर है। दो कंपनीज बिल्कुल अलग-अलग काम कर रही हैं, उनका कोई स्ट्रेटेजिक फिट आपस में बनता ही नहीं है, तो रेवेन्यू नहीं जनरेट। हाँ, हमने वो क्यों सिनर्जी आएगी वो बताना, एक्सप्लेन करना कैसे आ सकती है सिनर्जी, अगर नहीं आएगी वो भी बताना आपने। असम्पशन तो बाद में, वो तो पहले की असम्पशन। अच्छा जी, सिनर्जीज के अंदर उसने बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह की और कॉस्ट की सिनर्जी की डिस्कशन की हुई है। फिर करंट मैट्रेवर होम बिजनेस और सेल और मैट्रेवर टेक की उसने डिस्कशन की हुई है। ठीक है, और फिर उसने कंक्लूजन दिया एंड के ऊपर असम्पशन देने के बाद। तो हर पॉसिबल वे से अगर आप डिस्कशन करेंगे तो नंबर आपको तभी मिलेंगे। सिर्फ वैल्यूएशन के ऊपर ही है, देख लें हमेशा। पढ़ ले असम्पशन वाली पैराग्राफ पढ़ें जरा। नहीं, पैराग्राफ बना दे हेडिंग, जिससे ना मैसेज क्लियर हो जाता है कि आप पैराग्राफ में क्या डिस्कस करना रहे, बताना क्या चाह रहे हैं। तो आप पैराग्राफ जो बनाएंगे उसमें एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ बनाए ना, बाद में हेडिंग याद आए उसकी, तो ऊपर हेडिंग लिख दे। असम्पशन तो सेम है, असम्पशन में तो मसला नहीं है ना, असम्पशन है मसला है ना। ऊपर अगर ये पॉइंट्स पढ़े तो आपको हेडिंग लेके लिख रहा है यार, लग रहा है कि यार मैं कैसे लिखूंगा इतनी, लेकिन आप अगर अंदर डेटा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लिख लेनी थी आप। अब ये देखो ना, सेल ऑफ मैट्रेवर टेक पढ़े, कहते देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ हाउ इंटरेस्टेड बायर विल बी इन द बिजनेस। वो कहता है कोई ये इंडिकेशन नहीं है कि इंटरेस्टेड बायर कौन है, क्यों इंटरेस्टेड है। द इंडस्ट्री पी रेशियो यूज मे बी एन एवरेज व्हिच डज नॉट रिफ्लेक्ट मैट्रेवर टेक सर्कमस्टेंसेस। कहता है इंडस्ट्री पी रेशियो यूज करने के बजाय ज्यादा बेहतर क्या था, आप उसकी प्रॉक्सी की पी रेशियो यूज करते हो, ज्यादा बेहतर था। एग्जैक्ट वैसी कोई कंपनी होती। एज मैट्रेवर टेक वुड नॉट बी लिस्टेड, तो पी रेशियो अगर इंडस्ट्री की यूज किए तो आंसर थोड़ा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। Since also West Parle company has an estimate of future free cash flow, potential buyer may be able to come up with their own estimates. तुम तो कह रहे हो मैं 18 के मुताबिक बेच दूंगा, 18 पी की रेशियो के मुताबिक, मैं 5000 का बेचूंगा, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो 4500 है। ये कैलकुलेशन अगले बंदे ने तो की होगी, नहीं उसने प्रॉक्सी के हिसाब से की हो, या उसने भी तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो निकाला होगा, वो कहेगा 4500 की
बेचो, आपको 5,000 की बेचनी है, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कितने की बिक रही है, 5,000 की। वो भी तो अपनी वो लोअर वैल्यू के ऊपर जाएगा ना, तो आपने अज्यूम किया 5,000 की बिक जाएगी। अब ये देखो, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये माइंड में आ सकती है, हर पॉसिबल डिस्कशन वो याद रखता है। ठीक है, तो आप समझ लें एग्जामिनर वो बंदा है जिसके साथ आपने सारी दिल की बातें करनी है। होता है ना कोई दिल का एक ऐसा बंदा होता है जिससे आप दिल की बातें करते हैं ना, तो आपकी दुनिया ये क्वेश्चन है और आपका वो जो अदर पर्सन है वो एग्जामिनर है। इस दुनिया की इस क्वेश्चन की सारी बातें आपने एग्जामिनर के साथ करनी है, और ये ना लिख देना कि वो मजा नहीं आ रहा। वो भी लिख देगा ये नंबर दिए नहीं जाते, नजर लग जाती है। अच्छा, ये रेशियोज के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है evaluate HighK company's financial performance. You should indicate in your discussion areas where further information about HighK company would be helpful. अब ये बड़ा आसान आंसर है इसका, जहां आपको लगे कि अब डिस्कशन लिमिटेड हो रही है वहां आप लिखना है कि अगर डिस्कशन और अगर इंफॉर्मेशन और अवेलेबल होती तो आई कैन बेटर एनालाइज। Provide relevant calculation for ratios and trend to support your evaluation. Up to 10 marks available है कैलकुलेशन के और 11 मार्क्स डिस्कशन के। आप समझ लें 50-50 होता है, आधे डिस्कशन होते हैं और आधी कैलकुलेशन होती है। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी ज्यादा डिस्कशन कर सकते हो। डिस्कस हाउ HighK कंपनी में सीक टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो क्वेश्चन जरा पढ़िएगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आज वाले से जरा रेलेवेंट है इसलिए मैं आज वाले के साथ ही करा रहा हूँ। HighK company is one of the 3 largest supermarket chain in the country of Townia. A 2 principal competitor, Delhi and Leominster company are of similar size to HighK. In common with its competitor, HighK company operates 3 main types of store. 2 center stores. These sell food and drinks and a range of small household items. HighK company initial growth rate was based on its town center store, but it has been shutting them over the last decade, although the rate of closure has slowed in the last couple of years. और ये मैक्सिमम स्टोर आपने बंद करने थे, लॉस मेकिंग कर दिए होंगे, अब ये मैच्योर हो गए होंगे। टाउन सेंटर स्टोर फूड एंड ड्रिंक्स बेचते हैं, हाउस होल्ड आइटम बेचते हैं। कन्वीनियंस स्टोर, these are smaller and sell food and drink and very few other items. Between 2003 and 2013, HighK company greatly expanded the number of convenience stores it's operated. Their performance has varied, however, and since 2013, company has not opened any new store and closed a number of the worst performing stores. Similar story है कि इसमें भी फर्दर एक्सपेंशन नहीं कर रहे, इसमें मैच्योरिटी आ चुकी होगी, वर्स्ट परफॉर्मिंग इसमें भी आपने बंद कर दी। आउट ऑफ टाउन स्टोर, these sell food and drink and a full range of household items, including large electrical goods and furniture. Number of out-of-town store which HighK company operated increased significantly in 2010, but has only increased slightly since. तो यहाँ पर भी further expansion वो नहीं कर रहा। The majority of the town center and out-of-town store premises are owned by HighK company, but 85% of convenience store premises are currently leased. HighK company also sell most of its range of product online, either offering customer home delivery or click and collect. वो जो फूड पांडा पे आ रही है ना आजकल पिकअप वाला, where the customer orders the goods online and picks them from a collection point in one of the store. ठीक है जी। HighK company year end is 31st December, when its 2016 results were published in April 2017. HighK company CEO emphasized the group was focusing on increased total shareholder return by improvement in operating efficiency and enhancement of responsiveness to customer needs. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सीईओ बोलते हैं ना रेशियो वाले क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शेयर होल्डर रिटर्न आपने निकालना है, कुछ याद है शेयर होल्डर रिटर्न का मतलब क्या है? डिविडेंड यील्ड, कैपिटल गेन,
डिविडेंड यील्ड एंड कैपिटल गेन, दो चीजें हैं। शेयर होल्डर रिटर्न का मतलब है, याद है व्हाट इज डिविडेंड यील्ड? डिविडेंड डिवाइड बाय शेयर प्राइस। व्हाट इज कैपिटल गेन? क्लोजिंग मार्केट वैल्यू माइनस ओपनिंग मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय ओपनिंग मार्केट वैल्यू। अच्छा, किस तरह शेयर होल्डर रिटर्न बढ़ रहा है? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ रही है, इन एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर नीड। अब कोई कस्टमर नीड की नीचे बात आएगी तो उसमें आपने बताना है कि कंपनी का फोकस क्या है, कस्टमर नीड को रिस्पॉन्स करना, ये कस्टमर की प्रायोरिटी होगी। यस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट टर्नओवर होएंगे। Ensuring competitive position by maintaining flexibility to respond to new strategic challenges. Ensuring competitive position by maintaining flexibility to respond to new strategic challenges. नया चैलेंज क्या आ रहा होगा? ऑनलाइन वाला ही होगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस में जा रहे हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबल हैं कि आप उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। Maintaining financial strength by using diverse source of funding, including making use in future of revolving credit facilities. रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज होता है कि क्रेडिट फैसिलिटीज आपने ली हुई है, ठीक है, और वो आप लोन वापस कर देते हैं, फिर नया लोन ले लेते हैं, लोन वापस कर देते हैं, फिर नया लोन ले लेते हैं, लोन कर लेते हैं। Since April 2017, Delico and Levistrico have both announced that they will be making significant investment to boost online sales. ठीक है, तो अब वो सेकंड वाला पॉइंट, स्ट्रेटेजिक चैलेंज आ रहा है आपको यहाँ पर। Delhi company intends to fund its investment by closing all of its town center and convenience stores. Although it also intends to open more out of town store in popular location. अब आपको देखना है आपको स्टोर बंद करने या नहीं करने, या आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट कहां से लेकर आना। हाँ, आप अगर स्टोर बंद करेंगे, स्टोर ना भी बंद करें, तो वो जो क्लिक एंड कलेक्ट वाला काम है वो चल सकता है इन्हीं स्टोर से। उसके बाद कहता है the government of Taunia was re-elected in 2017. In the 18 months prior to the election, it eased fiscal policy and consumer spending significantly increased. It eased fiscal policy का मतलब टैक्स वैक्स क्या कर दिया, कम कर दिया। कंज्यूमर स्पेंडिंग सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। अब ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने री-इलेक्ट होने के लिए काम किया हो। मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट इन पाकिस्तान नून लीग का लास्ट ईयर सैलरी पे टैक्स ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। हम क्या 12 लाख के ऊपर कितना टैक्स था? 3000। इफ योर एनुअल सैलरी इज 12 लाख, यू जस्ट हैव टू पे 3000 टैक्स एनुअली। हम खुश तो हम बहुत हुए थे टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये टैक्टिक क्या था? री-इलेक्ट होने का, या री-इलेक्ट होने का, या जो अगर हम नहीं आए तो फिर अगले वाला बर्बाद ही हो। ठीक है, मैं पॉलिटिकली वो कुछ नहीं कर रहा, आई एम द वेरी बिग सपोर्टर ऑफ नून लीग, ठीक है, लेकिन ये उन्होंने गेम चलाई थी, ये रियलिटी है, और इस पे मैं उनका बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूँ। हाँ, तो ये बात कवर करनी है ना, वरना आप में से कोई पढ़ लें। इधर स्टॉक मार्केट का रुख, इधर इकोनॉमी का रुख, उधर हमारी वफाओं का रुख। जो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं इट आल्सो announced an investigation into whether the country large retail chain treat their suppliers unfairly. अब ये बात थोड़ी टेक्निकल है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। ये जो स्टोर्स होते हैं ना, ये कारफोर हो गया, मेट्रो हो गया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेट्रो और कारफोर के ऊपर ना हाइपर स्टार होता है। हमारा गवर्नमेंट का काम था, तो हमने तो सोचा यार हम भी प्रोडक्ट रखते हैं। वो देखते नहीं आप, वो चीजें पड़ी होती हैं हाइपर स्टार, although वो बड़ी लो क्वालिटी और लो प्राइस की होती है, लेकिन वो बल्क में बिक जाती है। तो मैंने जब उनसे राब्ता किया तो उनकी कोई उस टाइम 75 दिन की या 85 दिन की पॉलिसी थी, 75 या 85 डेज की, कि अगर आज बिकेगा कोई आइटम तो 75 दिन बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो अगर आप एग्री करेंगे तो ठीक, वरना आप उठा लें सामान, ठीक है, और वो जो नहीं बिकेगा वो आपका है, वापस हो जाएगा। अब ये सप्लायर को क्या ट्रीट कर रहे हैं? अनफेयर। अब उनकी बुक्स में सप्लायर वाली लायबिलिटी क्या हो रही होंगी? ज्यादा आ रही होंगी।
ये एग्जांपल दिया मैंने, और ये सब ऐसे करते हैं, उनको तो लॉस नहीं होता। अच्छा, कौन कैश के ऊपर खरीदता है जो बेचारा छोटा स्टोर होता है? अच्छा, डीएक्स टैक्स आ गया, सेल रेवेन्यू आ गया। अब साफ लग रहा है सेल रेवेन्यू बढ़ रहा है 2014, 15, 16। ग्रॉस प्रॉफिट है, बढ़ ही रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी कम हो रही है, डिविडेंड्स भी आ रहे हैं। तो एक डिस्कशन तो आपने इसमें ये करनी है कि कहीं ये सेल्स के अंदर जो इंक्रीज है ये कहीं वन ऑफ बेसिस पे ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पेंडिंग इंक्रीज बहुत ज्यादा की है। दूसरी आपने डिस्कशन करनी है, ये जो प्रॉफिट मार्जिन इतने ज्यादा आ रहे हैं, कहीं हम सप्लायर के साथ अनफेयर ना ट्रीट कर रहे हैं, लोअर प्राइस पे ना बाय कर रहे हैं बहुत ज्यादा बाय फोर्स। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश इक्विवेलेंट कितने ज्यादा बिल्ड हो रहे हैं। अदर करंट एसेट्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, रिजर्व्स हैं। करंट करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। अब करंट लायबिलिटी में कुछ ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, इसका मतलब पेएबल ही होंगे। ओवरड्राफ्ट के चांसेस कम है ना, क्योंकि आपके पास तो कैश बहुत ज्यादा है, तो ये पेएबल बढ़ रहे हैं, ये भी अनफेयर उसके अंदर आ सकता है। मार्केट प्राइस दी हुई है, मार्केट प्राइस कम हो रही है। मार्केट प्राइस में डिस्कस करते हैं, प्रॉफिट हमारे इंक्रीज कर रहे हैं नॉर्मली, लेकिन हमारी मार्केट प्राइस रिड्यूस हो रही है। अब ये देखिए क्या है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, आपकी मार्केट वैल्यू रिड्यूस कर दी है डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके रेवेन्यू, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब बढ़ रहा है और एफिशिएंसी भी अच्छी आनी है, गिर भी कम हुई है। इसका मतलब लोग, दो तीन रीजन हो सकती है। लोग बिलीव कर रहे होंगे कि ये जो आपके प्रॉफिट्स में या इंक्रीज आया है या जो सेल्स में आया है ये वन ऑफ है, ये कंज्यूमर स्पेंडिंग या फिस्कल ईज जो क्रिएट किया है वो खत्म होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये रीजन हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, शायद लोग आपकी पॉलिसी से खुश नहीं है, इसलिए आपको आपकी मार्केट वैल्यू क्या हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू का बढ़ना दो फैक्टर्स की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। परफॉर्मेंस तो अच्छी है, तो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या हो सकता है, परसेप्शन नहीं अच्छी है आपकी, या फिर लोगों को लगता है ये वन ऑफ परफॉर्मेंस है, या फिर या एथिकल लोगों को लग रहा होगा, ये भी हो सकता है। स्टाफ वर्किंग इन शॉप्स, स्टाफ इसके अंदर ये पॉइंट लिख सकते हैं कि लाइक वो जो हमने ये बात की कि सप्लायर, ये लास्ट डिटेल्स वाली हमने इस पर बात की कि नेगेटिव इमेज जो है वो फेयरली ट्रीट नहीं हो रहा, जैसे लिख सकते आप पूरी कर सकते हैं। 78, 75, 72 स्टाफ कम हो रहा है, तो स्टाफ कम होने का इम्पैक्ट आता है। मे बी आप ऑनलाइन की तरफ फोकस हो रहे हैं, इसलिए स्टाफ आपको कम चाहिए। एक ये तो पॉजिटिव वे में डिस्कस कर दिया, और मे बी स्टाफ कम होने का रीजन ये है आप ऑपरेशनली एफिशिएंट बहुत ज्यादा हो गए। यहां पे नेगेटिव पॉइंट क्या, अगर स्टाफ कम होगा तो बर्डन ज्यादा होने की वजह से कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाएगी। अच्छा, फिर रेवेन्यू का ब्रेकअप दिया है, टाउन सेंटर का है, कन्वीनियंस स्टोर का है, आउट ऑफ टाउन स्टोर का है और ऑनलाइन का है। ये भी आपको निकालना पड़ेगा, इनका भी चेंज निकालना पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ स्टोर्स आएगा, अब रेवेन्यू पर स्टोर भी निकालना पड़ेगा। तो हम पहले डिस्कस करें रेशो कौन कौन सी निकाल ली है, जरा टॉप से आए। सेल्स का चेंज, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, फाइनेंस कॉस्ट का चेंज ले सकते हैं, इंटरेस्ट कवर ले सकते हैं, इंटरेस्ट कवर, और डिविडेंड यील्ड। एफिशिएंसी रेशियो में क्या आता है, पहले डिस्कस कर लेना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आ गया सेल्स का चेंज, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और एफिशिएंसी रेशियो में आ गया एसेट टर्नओवर, प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिटेबिलिटी में लिख दिया, एसेट टर्नओवर एंड लॉस, एसेट टर्नओवर एंड लॉस। और गियरिंग रेशियो में क्या आ गया, गियरिंग एंड इंटरेस्ट कवर, एंड इंटरेस्ट कवर। शॉर्ट टर्म रेशियो निकल सकती है, लिक्विडिटी रेशियो निकल सकती है, करंट रेशियो, करंट रेशियो निकल सकती है, क्विक नहीं निकल सकती, करंट रेशियो निकलेगी, ब्रेकअप नहीं दिया।
और इसके अलावा और वो डिविडेंड यील्ड एंड कैपिटल गेन। अच्छा एक सेकंड, डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन पी रेशियो पे निकल सकती है, पी रेशियो पे निकालनी है। पी रेशियो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बताएगी। कवर रहने दे क्योंकि वो डिविडेंड यील्ड निकालेंगे आप, इसका फायदा नहीं है। रेवेन्यू दिया है स्टोर्स का, तो रेवेन्यू को नंबर ऑफ स्टोर पे डिवाइड करके देखना पर स्टोर कितना रेवेन्यू आ रहा है। आपको पता चलेगा कौन सा वो जो स्टोर है वो अच्छा और कौन सा वर्स्ट परफॉर्मिंग है। ईपीएस पी रेशियो के लिए निकला है कि ना। और अच्छा रेवेन्यू पर पर्सन भी निकाल लेना शॉप्स के अंदर जो है 78,000 है 75,000 है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं आपके, रेवेन्यू पर स्टाफ। फिर इसके बाद डिस्कशन करेंगे। इट कैन बी 100%, इट कैन बी 0। मतलब ये क्या पूछा तुमने? लेकिन पता है क्या आमिर, ये क्वेश्चन अगर इस तरह का आ गया, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है ना। ये आपको टिपिकल रीस्ट्रक्चरिंग के बजाय ये ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप इसमें बच सकते हैं। 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों की प्रैक्टिस कर लें। पहले इस पे तो फोकस करना है, दूसरे को छोड़ दो। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा। देखिएगा ये देखिए, पहले तो रेशियो देखने का कौन कौन सी निकाल ली है उसने। अच्छा उसने सेल्स का चेन नहीं निकाला, लेकिन आई विल से कि आप सेल्स का चेन निकाले, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाला है, एसेट टर्नओवर निकाला हुआ है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है, लिक्विडिटी रेशियो में वही करंट रेशियो निकल सकती थी बस। गियरिंग रेशियो निकाल ली है इंटरेस्ट कवर पे। अच्छा ये मार्केट वैल्यू की बेस पे निकाल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गियरिंग आप दोनों निकाल लिया करें अगर मार्केट वैल्यू गिवन है तो। और मार्केट वैल्यू किसकी गिवन होना जरूरी है? इक्विटी की। डेट की ना भी गिवन चल सकती है क्योंकि डेट की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती। गियरिंग आप दोनों निकालना है क्वेश्चन, गियरिंग आप दोनों निकालें ज्यादा बेहतर रहेगा। डिविडेंड कवर है, अच्छा डिविडेंड कवर की ऐसा जरूरत नहीं थी, लेकिन डिविडेंड यील्ड, गेन, प्राइस अर्निंग, पी रेशियो, पी रेशियो से आपको आइडिया हो जाएगा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है 54 से 5.52। मार्केट में परसेप्शन अच्छी नहीं है। टाउन सेंटर, कन्वीनियंस स्टोर, आउट ऑफ टाउन स्टोर, आउट ऑफ टाउन स्टोर सबसे अच्छे हैं आपके। कन्वीनियंस स्टोर में रेवेन्यू पर स्टोर सबसे कम है, तो स्टोर रेवेन्यू पर स्टाफ मेंबर भी आ गया। नोट पढ़ना जरूरी है। तो अगर आप सेल्स का चेन निकाल लेते तो मसला नहीं था। अच्छा आप ऊपर डिस्कशन देखें, डिस्कशन में जो आपने रेशियो निकाली उनके ऊपर डिस्कशन है। प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, गियरिंग, इन्वेस्टर, रेवेन्यू एनालिसिस जरा आपने ज्यादा डिटेल में किया तो उसके ऊपर एनालिसिस डिटेल में ये पढ़कर आना है। कल की क्लास रख रहे हैं हम लोग, आखिरी क्लास है यार, आखिरी लास्ट क्लास है।